हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम झारखंड का जीके देख रहे हैं स्पेशली 11 जेपीएससी के लिए, और उसी में हम मध्यकालीन एज में यानी मेडिवल एज में झारखंड के बारे में देख रहे हैं। हमने लास्ट 3-4 लेक्चर में दिल्ली सल्तनत से शुरू करके अभी हम जहांगीर तक पहुँचे हैं। उसके पहले हमने देखा कि किस तरह से राजमहल वाले एरिया को अकबर नगर इस तरह का नाम दिया गया और किस तरह के घटनाएँ या हिस्टोरिकल इवेंट्स अकर हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 11 जेपीएससी, और उसमें भी झारखंड जीके का एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो आप पहले वहाँ जाके देखें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेडिवल एजेस में जो अकबर के बाद नेक्स्ट थ्रोन पे यानी गद्दी पे बैठने वाला था वो था जहांगीर। और हमने देखा कि अपने लास्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने देखा कि तुजुक जहांगीरी जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ये वाला जो इलाका था कोकरा जिसे कहते थे मुग़ल के टाइम में, तो उसमें प्रीसियस मेटल्स धातुएं और पत्थर में भी कौन सा प्रीसियस स्टोन्स में स्पेशली आपको डायमंड ये मेंशन किया है तुजुक जहांगीरी में। किसने? जहांगीर ने, कि शंख रिवर में मिलता था हीरा। उसकी वजह से ये वाले एरिया में काफ़ी इंटरेस्ट था, जैसे पहले से भी होता आया था। अलग अलग डायनेस्टीज़ को और अलग अलग किंग को बहुत इंटरेस्ट था, तो जहांगीर भी कोई अपवाद नहीं था। जहांगीर टू हैड ए डीप इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स निकलते थे, और दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। इसकी लोकेशन हमारे झारखंड का ऐसा था कि जब भी उसको साउथ की तरफ जाना होता था या एक्सपेडिशंस अपना विस्तार करना होता था तो वो झारखंड का अच्छे से इस्तेमाल करता था। तो इतने तायात की वजह से देखा कि इतना सारा फ़ायदा है तो क्यों ना इसे अपने कैप्चर में ले लिया जाए। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था झारखंड में जहांगीर के दौरान किस तरह का शासनकाल था। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से उसने अलग अलग रीजन्स को कैप्चर किया। अलग अलग रीजन्स में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था वो अगेन छोटा नागपुर, उसके बाद आपका पलामू और ढालभूम, मानभूम, है ना। इस तरह के रीजन्स हमेशा से ही फोकस में रहे थे हर किंग के, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, आपका ऐबक से शुरू होकर अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, जहांगीर में। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं ना। सीक्वेंस हमने एक कहानी जैसा बिल्कुल, अगर आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल ये डिटेल की किस तरह से क्या घटनाएं हुई और एक दूसरे से किस तरह लिंक थी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं अब। तो ये देखिए, ड्यूरिंग द मुगल एम्पेयर जहांगीर छोटा नागपुर वॉज बींग रूल्ड बाय दुर्जनसाल फॉलोइंग मधुकरण शाह। मधुकरण शाह के बाद आ गया आपका दुर्जन साल। किसके दौरान? तो हम जो कि देख रहे हैं हमारा अभी का कंटेम्प्रोरी कौन है, तो जहांगीर किंग उस टाइम। ठीक है, व्हेन दुर्जन साल वॉज द किंग, तो क्या हुआ, उसने मना कर दिया एनुअल रेंट देने के लिए, जिसे मालगुजारी के नाम से आपको मिलेगा यहाँ पर। उसने बोला कि भाई मैं कोई रेंट वेंट नहीं दूंगा, तुम होगे बहुत बड़े किंग तो अपने घर में। एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल। उसने हिम्मत दिखाई, एक तो हम नहीं देंगे आपका जो भी आप मालगुजारी फिक्स करेंगे, और दूसरा विद्रोह कर दिया कि ये सब रेंट वेंट चलेगा नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू ए सिंगल पेनी। तो ये क्या हुआ, वेरी मच एनॉयड जहांगीर। इससे जहांगीर को बहुत गुस्सा आ गया। एक तो भाई तुम रेंट नहीं दोगे, दिल्ली पे है ना, दिल्ली सेंटर था। दिल्ली सल्तनत में अभी कौन था? दिल्ली सल्तनत यानी किंग वाली बात कर रहा हूँ, इसमें मुगल्स थे। और ये सब जो इलाका था, बिहार एक सूबा था मुगल का, उसमें कहीं एक पार्ट था, कुछ पार्ट बिहार में था, कुछ पार्ट बंगाल में था। तो उसका एक छोटा सा, अगर आप दिल्ली सल्तनत से कंपेयर करेंगे, दिल्ली से या पैन इंडिया से आप कंपेयर करेंगे, तो एक छोटा सा रीजन था ना झारखंड का। वहाँ का कोई एक रीजनल है ना, क्षेत्रीय राजवंश अगर कोई मना कर दे कि मैं रेंट नहीं दूंगा और उस पर से क्या करें, विद्रोह कर दे, तो ऑब्वियसली बहुत एक ईगो पर लगता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड, ये हुआ। तो इससे क्या हुआ, जहांगीर बहुत एनॉय हो गया, गुस्से में आ गया। अब इसको कुछ ना कुछ इसके लिए करना था, तो क्या किया, 1612 में जफ़र खान वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। 1612 में जफ़र खान को बिहार का सूबेदार या गवर्नर अपॉइंट किया गया, और उसको बोला कि देखो नागा किंग क्यों देना नहीं चाह रहा है और कौन हो गया है जो हमें चैलेंज कर रहा है। ठीक है, तो जफ़र खान क्या हुआ, वॉज कॉट बाय इलनेस। उसको आना था ही, लेकिन इस दौरान वो खुद ही बीमार पड़ गया और सब्सिक्वेंटली ही डाइड, वो मर जाता है। तो इससे क्या हुआ, जहांगीर सोच रहा था कि इस एरिया में जो हमें रेंट नहीं देना या विद्रोह करने वाला एक किंग है, वो जान ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उससे पहले क्यों नहीं जान पाया, क्योंकि जफ़र खान जो कि सूबेदार किंग का नियुक्त किया गया था इस रीजन के लिए, बिहार के लिए, या उस टाइम जो झारखंड भी जिसका पार्ट था, तो वो क्या हुआ था,
मर गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन द एस्पिरेशंस ऑफ जहांगीर नेवर फेडेड कम्प्लीटली। भले कोई मर जाए लेकिन उसका जो एक था ड्रीम कि हमें इसको अपने अंदर कैप्चर करना है, तो वो फेड नहीं हुआ था। भले लोग बदल गए लेकिन उसका विज़न वही था। सो इन द ईयर 1615 इब्राहिम खान वॉज अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ बिहार। तो जफ़र खान के बाद नाव इब्राहिम खान को सूबेदार नियुक्त किया गया। ही वॉज अगेन सेंट टू कैप्चर द खोखरा। खोखरा क्या था, हमने देखा कि मुग़ल के टाइम में इस रीजन को, खास करके छोटा नागपुर वाले रीजन को खोखरा या कोकराह कहा जाता था। तो इस बार चूँकि वो तो मर चुका था जफ़र खान, तो जफ़र खान मर गया, तो इस बार जब ये अपॉइंट हुआ आपका इब्राहिम खान 1615 में, तो इब्राहिम खान को भेजा गया कि तुम कैप्चर करो खोखरा को। एक मेरा ये ड्रीम था जो कि जफ़र खान के मर जाने से अनफुलफिल्ड अभी तक है। सो नाउ इब्राहिम खान हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस खोखरा रीजन। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये स्टोरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके साथ क्या मामला हुआ है। तो क्या हुआ, दिस टाइम इब्राहिम खान सक्सेसफुली ओवर पावर्ड द नागवंशीज। इस बार उसने नागवंशी को हरा के कैप्चर कर लिया, किसको, छोटा नागपुर वाले रीजन को। और इस रीजन में बहुत जो उसका एक ड्रीम था, उस वजह क्या थी, शंख रिवर जिसमें हीरे निकलते थे। हमने देखा कि वो तो जो कि जहांगीर में भी मेंशन किया था उसने। तो जब इस रीजन को कैप्चर किया तो इस नदी को भी, शंख नदी को भी उसने अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, बिकॉज इट वाज फेमस फॉर प्रीशियस मेटल्स एंड स्पेशली डायमंड्स। ऑलराइट, चलिए, तो आफ्टर कैप्चरिंग द रीजन फ्रॉम नागवंशीज, अब क्या हुआ, इब्राहिम खान आज, उस टाइम कौन था, मैंने आपको बताया, दुर्जन साल को बोला कि भाई अब तो तुम हार ही गए हो, अब मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लो। यू हैव टू एक्सेप्ट द सबऑर्डिनेंस ऑफ माइटी मुगल्स, है ना, बहुत ताकतवर थे इन छोटे राजवंशों की तुलना में। तो दुर्जन साल से ये बोला गया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सरवाइव करना है या आगे ज़िंदगी अच्छे से काटनी है, तो तुम एक काम करो, मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन अगेन किंग तो किंग थे, दुर्जन साल रिफ्यूज़ टू डू सो, बोला हमें तुम्हारे ये बातें नहीं सुननी। एंड हेंस इब्राहिम खान कैप्चर्ड हिम इन द ग्वालियर फोर्ट। उसने क्या किया, इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया, कैप्चर कर लिया और ग्वालियर फोर्ट में उसे कैद कर दिया। दैट टू फॉर 12 लॉन्ग ईयर्स, 12 साल के लिए। 1615 में लेके गया था और 27 तक उसको रख दिया। बोला एक तो मेरा एक इससे पहले का सूबेदार मर चुका था, है ना, उसके बाद हम आए हैं, यानी कि इब्राहिम खान आया है। इब्राहिम खान आया, एरिया को कैप्चर कर लिया। अब दुर्जन साल को बोला कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, वो मना कर रहा है। तो इतना एनॉयड हुआ कि उसे कैप्चर किया और ग्वालियर फोर्ट में 12 साल के लिए उसको कैद कर दिया इब्राहिम खान ने। किसे, वहाँ के जो किंग था, कौन था, दुर्जन साल। ऑलराइट, अब इससे क्या हुआ, बहुत खुश हुआ कि भाई ये मेरा एक सपना था, हमने देखा पहले भी। जहांगीर वॉज वेरी हैप्पी विद दीज मतलब दिस इवेंट्स एंड ही प्रमोटेड। इब्राहिम खान को क्या किया, अब मनसबदार बना दिया और उसको टाइटल क्या दिया, फतेह जंग, यानी कॉन्करर ऑफ वॉर्स। फतेह इज विक्ट्री, है ना, तो जो जंग में विक्ट्री लेकर आता है, फतेह जंग की इसको उपाधि दिया, क्योंकि इसका करेज और इसका साहस से बहुत खुश था। कौन था, किंग। तो यहाँ पर एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये नोट करिए कि इस फतेह जंग का टाइटल किसे मिला था। दिस इज़ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चंस में से एक है और कैन बी आस्क्ड, है ना। तो फतेह जंग ये कॉन्करर ऑफ वॉर्स, ये था इब्राहिम खान, एक पॉइंट ये। और दूसरा मुग़ल किंग जो था आपका जहांगीर ने इसे कहा था फतेह जंग, यानी कॉन्करर ऑफ वॉर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है आपको याद रखने के लिए। और क्यों कहा था, क्योंकि इसने आपके नागवंशियों का जो छोटा नागपुर वाला रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था। और उसमें भी जो मेन कंसर्न था, इसका लोकेशन तो था ही, साथ के साथ जो नदी थी, कौन सी नदी, शंख रिवर, जिससे कहा जाता था कि हीरा निकलता है। और इसे मेंशन भी किया था जहांगीर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, दुर्जन साल वाज आइसोलेटेड इन द ग्वालियर फोर्ट। जब वो कैदी था, कब, साल था 1927 का। हमने देखा ये आखिरी टाइम, ये 27 ऐसा नहीं है कि इसे 27 में रिलीज करना था। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसको रिलीज़ कर दिया। क्या हुआ था इंसिडेंट, वो यहाँ पर बताया गया। When दुर्जन साल वाज आइसोलेटेड, साल था 1927, ए कन्फ्यूज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट राइजेस इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, है ना। जो राजा था जहांगीर, मुग़ल किंग, उसके कोर्ट में एक बात को लेके क्या हुआ, कन्फ्यूज़न की, हीरे सत्य ऑथेंटिसिटी उसकी जांचनी थी, यानी कि सच में हीरा है या नहीं है, और अगर है तो किस क्वालिटी का है। क्यों,
अब इसमें दुर्जन साल का क्या कनेक्शन है, क्योंकि ये लोग तो रीजनल किंगडम में हीरों के कारोबार करता ही रहता था जो कि शंख नदी से इसको मिलते थे। अब जहांगीर एरिया तो कैप्चर कर लिया था, लेकिन इसको आइडिया लग नहीं पा रहा था एक खास पार्टिकुलर स्टोन के बारे में कि वेदर ये हीरा है या नहीं है। तो कन्फ्यूजन कैसे दूर हो, तो अब इसको फिर से ज़रूरत पड़ी अपने बंदी बनाए हुए किंग की, कौन, जो कि दुर्जन साल था, है ना। तो ये कहानी ये है इसके पीछे। तो फिर क्या हुआ, तो टू एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेम, यानी कि वो जो डायमंड है कि नहीं, फिलहाल के लिए आप डायमंड कहिए या फिर स्टोन कह लीजिए, उसकी सत्यता को मापने के लिए क्या हुआ, दुर्जन शाह वॉज कॉल्ड फ्रॉम द ग्वालियर फोर्ट, जहाँ उसे कैद करके रखा था, वहाँ से उसे बुलाया गया। बीइंग एन एक्सपर्ट इन डायमंड ही क्लियर ऑल द डाउट्स, उसको तो पता ही था क्योंकि वो लोग जानता था शंख नदी की वजह से कि ये हीरा है कि नहीं है, इसका क्या स्थिति है, तो उसने क्लियर कर दिया। अब उससे क्या हुआ, जहांगीर बहुत खुश हो गया कि भाई इतना इंपॉर्टेंट आदमी को तुम कैद करके क्यों रखे हो, लीडिंग हिम टू हिज अर्ली रिलीज। और 27 में बोला कि 15 में लाया था, उसको रखना था कितने टाइम के लिए, ओनली मुगल नोज। लेकिन जब ये उसने बता दिया कि ये हीरा सत्य है कि नहीं, वो बता दिया जब दुर्जन साल, तो उसे रिलीज़ कर दिया और उसे शाह भी कहा। नाउ दुर्जन साल है ना, दुर्जन साल या साल बिकेम शाह, रॉयल, है ना। ये वाला उपाधि किसे मिलता था, रॉयल ब्लड को, है ना। तो वो कह दिया इसे शाह, और खुश होकर यहीं नहीं रुका, रिटर्निंग हिज रीजनल एम्पायर टू नाउ, दुर्जन शाह जो हो चुका था साल से, बोला कि अब तुम्हारे जो हमने क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया था उसे भी लौटा दिया। सिर्फ एक शर्त बोला कि तुम हमको एनुअल रेंट दे देना 6000, अब मौज करो। वहाँ की जो तुम्हारा कैप्टिविटी था, जो तुम्हें हमने ग्वालियर फोर्ट में कैद करके रखा था, वहाँ से भी उसे आज़ाद किया। उसके बाद उसको साल के जगह शाह की उपाधि भी दी, उसका क्षेत्र भी दे दिया, और बोला कि तुम जो एनुअल रेंट है हमें मालगुजारी या 6000 तुम हमें पे करो एनुअली। सो इस कंडीशन के साथ उसको रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो ये जहांगीर के रेन में क्या सीन हुआ था आपका छोटा नागपुर एरिया में, उसकी कहानी है। अगेन अब छोटा नागपुर कैप्चर हो गया, तो नेक्स्ट हमने देखा 2-3 ही रीजनल किंगडम्स बहुत ज़्यादा खास थे। तो नेक्स्ट जो ध्यान जाता है वो है चेरोज़ ऑफ पलामू। अब इसमें क्या कहानी है उसको एक बार देखते हैं। तो सिमिलर टू अदर मुगल किंग्स, जहांगीर वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू टेक कंट्रोल ऑफ चेरोज़ ऑफ पलामू, है ना। जिस तरह से बाकी किंगडम्स थे, तो जहांगीर भी क्यों अलग रहता। और मैंने 2-3 बार इसको रिपीट भी किया है कि कुछ कुछ ही क्षेत्रीय राजवंश थे जिसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह और रहता था, एक एनर्जी की हमें उसको कैप्चर करनी है, उसमें पलामू ओबियसली था। तो अब इसमें क्या है ये देखिए, 1607 का साल था जब अफजल खान को अपॉइंट किया गया सूबेदार ऑफ बिहार, फॉलोइंग हुम। इससे पहले देखा हमने इब्राहिम खान था, उसने दुर्जन साल को कैप्चर वगैरह किया था, वो कहानी जस्ट हमने देखा। उसके बाद नंबर आता है अफजल खान का। तो अफजल खान को अपॉइंट करने के बाद जहांगीर बोलता है उससे कि भाई अब तुम पलामू रीजन को अपने कंट्रोल में लो, जो कि उस टाइम बिहार है ना, अभी झारखंड का पार्ट है जो। तो बोला क्या पलामू रीजन को भी लो। सो अफजल खान अटैक द चेरो किंग, और चेरो किंग उस बार कौन हो चुका था, अनंत रॉय, ठीक है। अनंत रॉय को अफजल खान ने अटैक किया, लेकिन क्या था, इट वॉज हार्डली 2 months सिंस द अटैक किया ही था। अफजल खान फॉल सिक और सब्सिक्वेंटली डाई, बीमार पड़ता है और मर जाता है। हमने छोटा नागपुर खास के दौरान भी देखा था कि वहाँ भी एक सूबेदार को अटैक करके कैप्चर करने बोला था, तो उसकी डेथ हुई थी। और अगेन जब चेरो वाला मामला आया अनंत रॉय को ओवर पावर करने का, कैप्चर करने का, तो भी सेम थिंग हैपेंड। यहाँ पर क्या हुआ, अफजल खान सिक हुआ और मर जाता है। और फिर क्या हुआ, द मिशन रिमेंस अनअकम्प्लिश्ड, वो नहीं हो पाता उसका कैप्चर। सेम टू सेम कहानी रिपीट हो रही है, किसके जैसा, छोटा नागपुर खास वाले में जो हुआ था, कि वहाँ भी भेजा जाता है, देखिए है ना, भेजा गया था। यहाँ पर जफ़र खान को भेजा गया था, जफ़र खान क्या हुआ, यहाँ भी इलनेस हुआ और मर गया। उसके बाद हुआ किसको, तो इब्राहिम खान कैप्चर किया था। सेम चीज़ वहाँ भी रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, वहाँ जफ़र खान के बाद यहाँ अफजल खान का डेथ हो गया था, अनंत रॉय जो चेरो किंग था उसको अटैक करने के बाद। अब अगेन क्या होगा, आफ्टर फ्यू ईयर 1612 में चेरो किंग अनंत राय ऑल्सो डाइड, और नाउ सहबल राय बिकम द किंग। तो वो तो मरा ही मरा जो सूबेदार था अफजल खान, लेकिन जो चेरो किंग था अनंत रॉय, उसकी भी डेथ हो जाती है कुछ सालों बाद 1612 में। और अनंत राय के बाद जो नेक्स्ट किंग होता है वो था सहबल रॉय।
अब देखते हैं कि सहबल रॉय से किस तरह कहानी आगे बढ़ती है आपके पलामू को कैप्चर करने की। तो सहबल रॉय क्या था, बहुत पॉपुलर किंग था अपने सब्जेक्ट्स में, यानी कि जो जनता थी उसके बीच में बहुत वो फेमस था और बहुत माइटी बोलते, माइटी मतलब ताकतवर, है ना, बहुत वीर एक योद्धा था, किंग था। तो टू रिवेंज अर्ली मुगल डीड्स, जो भी पहले जान ही रहा था कि किस तरह से मुगल ने हमारे एरिया को कैप्चर किया है, ही लूट, वो क्या करता था, लूटा करता था मुगल के काफिलों को, कारवां को, खास करके वो सारे काफिले जो कि बंगाल को जाया करते थे। ये काम कौन करता था, सहबल, ये ना याद रखिएगा, बल कि सहबल बहुत ज़्यादा माइटी किंग था और अपने सब्जेक्ट्स में बहुत फेमस था। और अर्ली जो मुगल ने कैप्चर किया था पलामू रीजन को, उन कार्यों को और इस तरह के और जो इवेंट्स हुए थे पास्ट में, उसके बदले लेने के लिए वो मुगल के काफिलों को लूटा करता था। तो जब जहांगीर को इस बात का पता चला, उसने मिलिट्री फोर्सेस को भेजा कि भाई सहबल राव को पकड़ो और दिल्ली लाओ ताकि उसे पनिश किया जा सके, सो दैट ही कैन बी पनिश्ड। क्योंकि इससे दिक्कत होती थी ना, रिसोर्सों को लूट रहा है कोई, बार बार कोई काफिला कहीं जा रहा है और उसको कोई डैमेज कर रहा है, उससे रिसोर्सेस छीन ले रहा है, कुछ उसमें सामान है ना, कुछ लेके कहीं और जा रहा है, जो सूबा था बंगाल या बिहार, उस सूबों के लिए कुछ अगर भेज रहा है या कुछ और उसकी है उसमें मिलिट्री थिंग्स या प्रीसियस महंगी चीज़ें, तो उसको लूट खसोट करता था। तो बोला कि जहांगीर कि भाई एक काम करो, उसको लाओ, सहबल राय कौन है उसको पनिश करो। तो उसको जब पकड़ के लाया गया, पकड़ लिया गया, है ना, और जब पकड़ के उसको लाया गया तो बाघ से उसको, ही वॉज टोल्ड टू फाइट अ टाइगर, एक बाघ से उसको लड़वा दिया। किसने, जहांगीर ने, नोइंग दैट नो ह्यूमन कैन डू दैट, कोई इंसान कैसे लड़ सकता है एक टाइगर से, है ना, फिर भी उसे बोला कि तुम इससे लड़ो। एज डेस्टाइंड, जिस तरह का होना था हस्र, वो हुआ और सहबल राय यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो जब चेरो इसके बारे में सुना, व्हेन चेरोज हेard ऑफ दिस दे स्टार्टेड मैसिव रिवोल्ट इन पलामू रीजन्स, जो चेरो थे पलामू रीजन के, तो अपने मुगल किंग के खिलाफ अब क्या कर देते हैं, बहुत विद्रोह कर देते हैं। और इसके सब्सिक्वेंटली ये होता है कि पलामू वाले क्षेत्र से भाग जाना पड़ता है मुगल को अपने क्षेत्रीय राजवंश को छोड़ के। तो ये कहानी थी कि किस तरह से छोटा नागपुर के बाद मुगल को ओवर पावर किया गया और कैप्चर किया गया, किसके दौरान, ये टाइमिंग था आपका और जहांगीर के दौरान झारखंड में। तो हमने शुरू किया है दिल्ली सल्तनत से और हम जहांगीर तक पहुंच गए हैं। जहांगीर में भी हमने छोटा नागपुर खास और अभी अभी हमने चेरोज ऑफ पलामू को देखा। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे विष्णुपुर और पंचायत वाले एरिया में किस तरह का उसने कैप्चर किया और किस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो अगेन इसको यहीं तक रखते हैं और बाकी वीडियोज़ में हम आगे की हिस्ट्री देखेंगे। अगेन अगर आप 11 JPSC की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 11 JPSC की, सीरियस अगर आप हैं 11 JPSC की, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये चैनल, आपको आगे भी बहुत तरह से काम आएगा, हेल्पफुल होगा। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले खास कर हैं, रिसोर्सेज की बहुत कमी भी है इंग्लिश मीडियम में, तो उनको बताइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताइए। और अगेन ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुनिए, बार बार सुनेंगे, मैंने जैसा क्रिएट किया है इसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग कहानी बनाकर, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और टेलीग्राम पे भी हमें अवेलेबल हैं @SELECT select CIVILS select civils। यहाँ पे जाइए, हमें फॉलो करिए या सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।